हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग क्या होता है। तो जो छोटे छोटे सेशंस मैंने किए थे पावर शेयरिंग के, इस वीडियो में आपको सब कंबाइंड मिलेंगे, द एंटायर चैप्टर कंबाइंड इन वन शॉर्ट वीडियो। अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर को आपको कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दे, कोई इसमें जो भी पिक्चर्स है उसको एक्सप्लेन कर दे, इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा दे, 1 घंटे से ज्यादा ना लगे, 1-1.5 घंटे से, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए। थोड़ी स्पीड में भी देख सकते हो 1.25x में, अगर आपने चैप्टर की एक रीडिंग कर ली और आप बस रिवीजन करना चाहते हो डिटेल में। याद रखना कि कोई भी वन शॉट वीडियो अगर लंबी हो तो उसको पॉज कर करके अपने बेसिक नोट्स बना लेना, उससे जो है आपकी एक्टिव लर्निंग भी होती है और आपको चैप्टर ठीक से समझ भी आ जाता है। इस वीडियो से बेटर एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। क्लास 10 फोड़ना है तो ये चैनल आपके लिए है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9 and 10 चैनल। नॉट जस्ट दैट, इस चैप्टर के नोट्स भी आपको पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यू डू नॉट वांट टू मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, डाउनलोड भी कर लेना पढ़ते पढ़ते। सो लेट्स गो, क्लास 10 फोड़ना है। पावर शेयरिंग बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। इस चैप्टर को ना हम लोग शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से, और अगर आपने वो एग्जाम्पल समझ लिया तो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आपने ये सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लिया अबाउट पावर शेयरिंग। लेट अस से दैट देयर इज अ वुमेन स्पोर्ट्स टीचर। अब आप कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है, पीटी टीचर वुमेन भी होती है? हाँ, इस पूरे सिनारियो में वुमेन स्पोर्ट्स टीचर है और वो है बैडमिंटन चैंपियन। क्या है वो? बैडमिंटन चैंपियन है। बड़ी बात। अब आप कहोगे यार हमें भी इनसे खेलना है ना, इनके साथ इनके अंडर पढ़ना है, राइट। अब ये जिस स्कूल में पढ़ाती है वहां पर 80% गर्ल्स है और 20% बॉयज हैं। अब ये जो 80% गर्ल्स हैं ये बैडमिंटन खेलना चाहती है ना। अब भाई बैडमिंटन चैंपियन है पीटी टीचर, बैडमिंटन खेलना चाहती है, बट लड़कों को बैडमिंटन नहीं खेलना। यहाँ 20% जो लड़के हैं इनको खेलना है क्रिकेट। ठीक है, इस स्कूल का नाम क्या रखे? क्या है आप लोगों के स्कूल का नाम? स्कूल का नाम बता दो। केवी रख लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, इस स्कूल का नाम है केवी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय। ऑलराइट, चलो अब ये जो टीचर है मतलब क्रिकेट चैंपियन जो औरत है, ये बोलती है कि देखो 1 घंटे का हमें स्पोर्ट्स का पीरियड मिलता है पूरे दिन में। इस स्पोर्ट्स के पीरियड में हम लोग बैडमिंटन ही खेलेंगे। ठीक है, शी इज अ बैडमिंटन चैंपियन, हम बैडमिंटन ही खेलेंगे। सारी लड़कियां भी बोलती है हाँ हाँ भाई हम बैडमिंटन ही खेलेंगे। अब वो मेजॉरिटी में है। टीचर जो जिसके पास पूरी पावर है उसने भी डिसाइड कर लिया है बैडमिंटन ही खेलेंगे। तो हर दिन 1 घंटे के लिए बैडमिंटन ही खेला जाता है। उसके अलावा जो भी पैसे स्पोर्ट्स कमेटी को आते हैं कि भाई ये लो 2000 रुपए महीने के, तुम कहाँ खर्च करना चाहते हो, उन 2000 रुपए को खर्च किया जाता है बैडमिंटन के रैकेट्स खरीदने के लिए। लड़के बोलते हैं भाई हमें भी चाहिए क्रिकेट का बैट, हमें भी चाहिए क्रिकेट का पिच, बट उनकी बात नहीं मानी जाती। अब ऐसे स्कूल में क्या आप लड़का बनना चाहोगे? आप कहोगे नहीं, मतलब वैसे बनना चाहोगे कि भाई स्कूल में तो भाई इतनी लड़कियां हैं, हम तो ऐसे ही स्कूल में जाना चाहते हैं, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे ऐसे स्कूल में, है ना। आप कहोगे यार हमें तो क्रिकेट खेलना है, हमें क्रिकेट नहीं खेला जाने दिया जा रहा। तो आप इस क्लास में एलियन जैसा फील करने लगोगे। एलियन का क्या मतलब है? आपको लगेगा कि आप इस कक्षा के हो ही नहीं, आप इस स्कूल के हो ही नहीं, आपको इक्वल ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। जहां पर जो लोग मेजॉरिटी में है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, वो अपनी नीड्स और अपने डिजायर्स को माइनॉरिटी पे थोपते हैं, है ना। यहाँ पर यही हो रहा है कि जो पावर में है टीचर और जो मेजॉरिटी में है वो भी वुमेन है, वो भी लड़कियां हैं, वो भी बैडमिंटन प्लेयर्स है, वो अपने डिसीजंस और अपने चॉइसेस को माइनॉरिटी पे थोप रहे हैं। तो माइनॉरिटी यहाँ क्या कहेंगे? या तो कहेंगे भाई हम स्कूल छोड़ रहे हैं, है ना, या फिर कहेंगे ठीक है हम कुछ खेलते ही नहीं, हम पढ़े रहते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो हो रहा है। अब दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और स्कूल का एग्जाम्पल, मेरे स्कूल का लेते हैं, है ना, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, RK पुरम।
DPS है ये स्कूल, बढ़िया स्कूल है बिल्कुल। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, वुमेन टीचर है, बैडमिंटन चैंपियन है। यहाँ पर भी 80% गर्ल्स है जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, 20% बॉयज है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ की जो स्पोर्ट्स टीचर है वो सुरभि मैम है। बैडमिंटन चैंपियन इज मी। मैं जो हूँ दोनों से पूछती हूँ, लड़के और लड़कियों से, कि भाई ऐसा करते हैं, हफ्ते में 5 दिन के होते हैं हमारे पास स्पोर्ट्स के पीरियड्स, तो दो दिन हम क्रिकेट खेलते हैं, 2 दिन बैडमिंटन खेलते हैं और 1 दिन हम कुछ और खेलेंगे, और जो पैसा आता है हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे बिटवीन बैडमिंटन एंड क्रिकेट। अब आप क्या ऐसे स्कूल में रहना चाहोगे? वुड यू लाइक टू स्टडी इन दिस स्कूल? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे, लड़कियां इज लाइक नहीं मैम, हमें तो इसी स्कूल में पढ़ना है जहाँ पर हमारी बात मानी जा रही है हमें उसी स्कूल, हमें तो मतलब यही करना है, नहीं। बट जनरली जो है, पीपल वुड लाइक टू स्टे इन अ कंट्री या वुड लाइक टू स्टे इन अ स्कूल जहाँ पर उनकी आवाज को वैल्यू दी जा रही है ना। सो दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। जहां पर समझौता करा जाता है, मेजॉरिटी का डिसीजन नहीं माना जाता, सारी जो कम्युनिटीज है, सारी समुदाय हैं, सारे जो ग्रुप्स हैं, उनसे बात करके एक समझौते पे आया जाता है, सो दैट एवरीवन इज हैप्पी। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर? बस चैप्टर हो गया है ना, सेशन खत्म। मैं आपको अगले सेशन में नहीं, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर, पर यही है आपका बेसिक चैप्टर। पावर शेयरिंग कहाँ की जा रही है? पहले में पावर को शेयर नहीं किया जा रहा, मेजॉरिटी अपने हाथ में पावर को रखी हुई है। वो अलाउ नहीं कर रहा कि क्रिकेट खेला जाए, वो पैसा नहीं दे रहा क्रिकेट खेलने वालों को, है ना। पावर इज नॉट बीइंग शेयर्ड। ऐसे सिचुएशन में लड़ाई होगी, मतभेद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। पर दूसरे सिचुएशन में उल्टी चीज हो रही है। दूसरे सिचुएशन में हर कम्युनिटी की वॉइस को सुना जा रहा है, पावर को शेयर किया जा रहा है, माइनॉरिटी के साथ भी, मेजॉरिटी के साथ भी। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ये है कि लड़ाई नहीं होगी, लोग जो है खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट पावर शेयरिंग का आज हम पढ़ने वाले हैं। पावर शेयरिंग का मतलब है कि जो पावर है ये कैसे शेयर किया जा रहा है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, between different levels of government, between different communities of people, है ना। इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। अब इसका एग्जाम्पल, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वेरी गुड। अब इसका एग्जाम्पल किताब में दिया गया है विद द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम चॉकलेट जैसा नाम जरूर है, बट है नहीं। एक छोटा सा देश है यूरोप में, यहाँ पर छोटा सा देश है ना। और यहाँ ये जो देश है ये हरियाणा जितना बड़ा है, जितना हमारे पूरे देश में छोटा सा हरियाणा है ना, उतना बड़ा बेल्जियम इज अ कंट्री। एंड हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी जनसंख्या है बेल्जियम की। बढ़िया देश है ना। अब इसके नेबर्स अगर हम देखें तो है नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, फ्रांस। बढ़िया नेबर्स है, हमारे नेबर्स की तरह नहीं है सबके सब हमें मारने बैठे हैं। बढ़िया नेबर्स हैं इसके, राइट। अब बेल्जियम में कहानी ये है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। जो येलो पार्ट है इसको फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, आपको याद करना पड़ेगा ये। दिस इज कॉल्ड द फ्लेमिश रीजन, जहां पर 59% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक डच। डच आइसक्रीम नहीं, डच इज अ लैंग्वेज, है ना। तो 59% डच स्पीकिंग लोग यहाँ रहते हैं। ये है आपका वेलोनिया रीजन, रेड कलर का। यहाँ पर 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और सिर्फ 1% जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। जर्मनी से आके यहाँ रह लिए होंगे लोग, बस गए होंगे, है ना। तो 1% आर जर्मन स्पीकिंग पीपल। अब आप खुद सोचो, किसी भी देश में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी क्लासरूम में टेंडेंसी रहती है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबा देगी, होती है ना टेंडेंसी। अब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही देखते हो कि यार गोवा जाए आप, पौंडीचेरी, है ना, 8-10 में से बोलेंगे पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी ही जाओगे, मेजॉरिटी ऑब्वियसली ट्राइब्स। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी यही है कि क्योंकि डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है तो उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स। कितना मस्त नाम है ना, है ना। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स में 80% ऑफ द पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है कैपिटल में, जो सबसे पावरफुल जगह होती है किसी भी देश के लिए,
वहाँ 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% लोग जो है डच स्पीकिंग है। डच लोग माइनॉरिटी में है इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर आपको थोड़ा बहुत भी तिनके भर भी अगर याद है तो आपको याद है मैंने बताया था कि जो यूरोप के हिस्टोरिकली एरिस्टोक्रेट्स होते थे, है ना, बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, राइट? क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होते थे हिस्टोरिकली वो काफी ज्यादा अमीर रहे हैं, है ना, पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग रहे हैं, राजनीतिक तरीके से राजा रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी में रहे हैं। और जब बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिलती है तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, हायर जॉब अपॉर्चुनिटीज में सबसे ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहने लगे। तो इससे क्या हुआ, दिस क्रिएटेड अ मेजर मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइनॉरिटी, कंट्री में जो माइनॉरिटी था फ्रेंच स्पीकिंग और कंट्री में जो मेजॉरिटी था डच स्पीकिंग पीपल। ठीक है, एक रिजेंटमेंट होने लगी, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा पावरफुल हो गए, ज्यादा स्ट्रांग हो गए, डच स्पीकिंग कंट्री में मेजॉरिटी होने के बावजूद वीक हो रहे थे। ठीक है, तो उनमें एक लड़ाई, तो 1950s और 1960s में काफी टेंशन रहे दोनों ग्रुप्स में। अब यहाँ पर सरकार के पास दो रास्ते हैं, मैंने आपको दोनों रास्ते समझा रखे हैं, या तो मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो करें, या तो भाई डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है और कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग लोग है तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का ही राज हो क्योंकि वो ज्यादा होशियार है, या फिर वो अकोमोडेशन फॉलो करे, सबकी बात सुने और उस तरीके के पॉलिसीज लाए। तो क्या पाथ फॉलो करती है बेल्जियम, ये हम पढ़ेंगे श्रीलंका के एग्जाम्पल के बाद। ठीक है ना, व्हाट इज एथनिक, मैंने कहा कि ये सब एथनिक डिफरेंसेस हैं। बेल्जियम, फ्रेंच स्पीकिंग, ये तो एथनिक का मतलब होता है कि आप लोगों को एथनिसिटी पे डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, द क्लोथ्स दे वेयर, द फूड दैट दे ईट, है ना। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ये बंगाली है ना, ये जो है मतलब जो भी इस तरीके से हम एथनिसिटी के बेसिस पे राजस्थानी है डिवाइड करते हैं, या फिर ये हिंदी स्पीकिंग है, ऑल ऑफ दीज आर एथनिसिटीज। ठीक है, क्लियर? करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका, हमारा एक ऐसा नेबर जो वैसे बड़ा सुंदर है, कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाना, है ना। तो श्रीलंका में क्या एथनिक कॉम्पोजिशन है, वहां पर 74% सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं। सिन्हालीज एक लैंग्वेज होती है, तो मेजॉरिटी क्या है, सिन्हाली स्पीकिंग पीपल, और माइनॉरिटी है तमिल स्पीकिंग पीपल। यहाँ पर और भी गहराई आ जाती है, मैं आपको बताऊंगी। तमिल स्पीकिंग पीपल में दो और डिविजन्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल्स है, ओजी तमिल्स, है ना, और इंडियन तमिल्स कौन है, इंडियन तमिल्स वो है जो इंडिया से ब्रिटिशर्स के टाइम श्रीलंका में जाके वहां पर सेटल हो गए, वो है आपके भाई साहब, मुझे आज के आज ही कॉल करेंगे, वो है आपके इंडियन तमिल्स। ठीक है, इस तरीके से श्रीलंका जो है डिवाइडेड है, राइट। अब ये बात बताना भूल गए कि श्रीलंका में हरियाणा जितनी ही पॉपुलेशन है लेकिन हरियाणा से बड़ा ये देश है। ठीक है, अब जो सिन्हाली स्पीकिंग पीपल है श्रीलंका की, जो मेजॉरिटी में है, वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो सिन्हाली स्पीकिंग पीपल है, जो 74% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो क्या फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। जो श्रीलंकन तमिल्स है ना, जो आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं, जो लाल पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, ये मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, और कुछ पॉपुलेशन क्रिश्चियंस भी है, वेरी फ्यू पीपल आर क्रिश्चियंस। ये ब्राउन वाले एरिया में रहते हैं श्रीलंकन जो इंडियन तमिल्स हैं, और येलो पार्ट में रहते हैं सिन्हालीज जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। अब यहाँ क्या कहानी है, यहाँ क्या मतभेद होगा, यहाँ क्या लड़ाई होगी, यहाँ लड़ाई बड़ी सिंपल है। सिन्हालीज जो है वो मेजॉरिटी में है, वो पावरफुल है, वो स्ट्रोंगर है। तमिल्स जो है वो माइनॉरिटी में है, वो हिंदू और मुस्लिम है ना। तो दोनों कम्युनिटीज में एक रिजेंटमेंट, एक लड़ाई हो सकती है। अब श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में, जस्ट लाइक बेल्जियम, और यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद ही लड़ाई होने लगी, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सिन्हालीज या तमिल, है ना, किस टाइप की पॉलिसीज होगी, रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, ये सब क्वेश्चंस के जवाब बड़े तीखे होते हैं, मतलब आसान नहीं होते पॉलिटिक्स में। तो दोनों कम्युनिटीज में एक तरीके से झगड़ा सा होने लगा। ठीक है, तो यहाँ श्रीलंका ने डिसाइड किया टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक ऐसा बिलीफ होता है वेयर द मेजॉरिटी कम्युनिटी फील्स दैट इट शुड रूल अ कंट्री एंड डिसरिगार्ड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, क्योंकि वो मेजॉरिटी में,
मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसीलिए हम लोग जो है माइनॉरिटी के नीड्स को डिसरिगार्ड कर सकते हैं और अपने मन मर्जिया चीजें चलाते हैं, जो बड़ा भाई या बड़ी बहन करती है, करते हैं ना। आप जाओगे, आप कहोगे चलना खेलते हैं, बड़ा आया खेलने मेरे साथ, मेरे कमरे से बाहर निकल, राइट। सो दैट इज द फीलिंग ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में कैसे किया गया, कैसे इंप्लीमेंट किया गया, 1956 में एक एक्ट पास किया गया श्रीलंका में, जिसके वजह से पहला, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन योर सेल्फ एज अ श्रीलंकन तमिल। आप श्रीलंकन तमिल हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कुछ भी चूज कर लो, है ना। अब सरकार, जो सिन्हालीज सरकार है, उसने ये लॉज निकाले हैं। पहला, उन्होंने सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया देश का, तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में या जॉब्स में सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिन्हालीज को ही मिलेगी। तीसरा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया टू मेक बुद्धिज्म एज दी ऑफिशियल रिलीजन, उसको प्रोटेक्शन दी। अब ऐसे सिचुएशन में श्रीलंकन तमिल्स क्या करेंगे, पार्टी करेंगे? कोई ना, दे दो जॉब्स, हम तो घर पे चिल करना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं। श्रीलंकन तमिल्स एलियनेटेड फील करेंगे, उनको लगने लगेगा कि यार हम इस देश के सिटीजन है भी या नहीं, हमारी तो बात ही नहीं मानी जा रही है, ना हमारे लैंग्वेज की कदर है, ना हमारे रिलीजन की कदर है ना। सो दे स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड इन देयर ओन कंट्री। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारे नीड्स को पूरी कर रही है, राइट। सो दे स्टार्ट डिमांडिंग, प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, हमारी बात भी मानी जाए। जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनकी बात डिसरिगार्ड की, इग्नोर करना शुरू किया, तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम हमें देश का सिटीजन नहीं मानते, अगर तुम हमारे लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहते, तो हमें अलग कर दो, है ना, दो हिस्से कर दो देश के। जहाँ पर हम रहते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में, उसमें हम खुद अपने आप को रूल करेंगे। तुम अपने अपने हिस्से को रूल करो, हम अपने हिस्से को रूल करेंगे। लड़ाई होती है ना भाई बहन में, तुम मेरे कमरे में मत आना, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा, बस पेपर पे भी लिख देंगे, राइट। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम अलग अलग कमरा ले लेते हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स इस बात पे भी श्रीलंकन सरकार नहीं मानी। उन्होंने कहा तुम ऐसे ही रहो सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह, तुम मेरे कमरे में मत आओ, लेकिन मैं तुम्हारे कमरे में आता रहूंगा, तुम छोटे हो, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब एक ग्रुप बना, ठीक है, ये मिलिटेंट ग्रुप था। मिलिटेंट ग्रुप क्या होता है, ऐसा तमिल्स का ग्रुप बना जो वेपन्स लेके सिन्हालीज को मारने लगा, जिससे उनकी बात मानी जाए। जैसे बड़ा भाई आपकी बात नहीं मान रहा, परेशान कर रहा है, तो लात मारने लगते हो ना आप गुस्से में, वायलेंस यूज करने लगते हो। तो यहाँ भी एक मिलिटेंट ग्रुप बना जो वायलेंस यूज करने लगा, सो दैट द गवर्नमेंट मीट्स इट्स डिमांड। इस ग्रुप को उन्होंने बुलाया LTTE, लिबरेशन, कहाँ गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम मतलब सेपरेट स्टेट, ठीक है। ये जो मिलिटेंट ग्रुप था, इसने बोला कि अब हमको तुमसे बात करनी ही नहीं है, अब तो हमें घर का बंटवारा चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें अलग देश चाहिए, और उन्होंने वायलेंट मीन्स यूज करने शुरू कर दिए फॉर दिस, ठीक है। अब इसके वजह से पूरे श्रीलंका में हो जाता है समथिंग कॉल्ड दी सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर होता है जब दो कम्युनिटीज में, दो समुदाय में इतना मतभेद हो जाता है, इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपस में अपना सर फोड़ने लगते हैं वो, है ना। आपस में लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, इसको सिविल वॉर बोलते हैं। नॉर्मल वॉर क्या होता है? दो देशों में होता है। सिविल वॉर सिटीजन्स के बीच में ही हो जाता है ना। घर के अंदर ही जब लड़ाइयाँ होने लगी तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल वॉर, ठीक है। तो श्रीलंका में काफ़ी भयंकर सिविल वॉर होता है, दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है। एक पॉइंट पे तो श्रीलंका में आना जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, खून बहता था सड़क पे, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। बट अल्टीमेटली ये पूरा सिविल वॉर ख़त्म होता है आफ्टर LTTE का जो लीडर है प्रभाकरन, उनको मारा जाता है आई थिंक इन 2004। एक बार चेक करके बताना, ठीक है। तो क्या पढ़े हो अंशन वंश त्यागी? आपको भी क्विज में आना, 11th नहीं पढ़नी किसी को। थैंक यू अर्शिता। तो अब इस पूरे सिचुएशन में व्हाट डिड यू, बेटा ये वेंट इन व्हाट ईयर डिड इट हैपन? इट स्टार्टेड इन 1980s, वेंट ऑन टिल 1990s, 2000, 2004 में आई थिंक प्रभाकरन वाज किल्ड और ये पूरा सिविल वॉर खत्म होता है, ठीक है। अब
इस कहानी से हम क्या सीखे, श्रीलंका की कहानी से, कि अगर आप माइनॉरिटी की बात नहीं सुनोगे तो मतभेद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, सिविल वॉर होगा, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और यह हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसी बातें करते हैं ना कि भाई हम हिंदू है, हमारी मेजोरिटी होनी चाहिए, ये वो। बेटा अच्छी बात है तुम ये बातें करो, बट याद रखना सिविल वॉर इज नॉट गुड फॉर यू, इट इज नॉट गुड फॉर मी, इट इज नॉट गुड फॉर जॉब्स, इट इज नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर। तो कैसे भी रहना है बेटा, साथ मिलके ही रहना है ना, कितना भी कोई भी बुरा लग रहा हो आपको, राइट। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, एंड दैट इज बेल्जियम, जिससे हमको भी सीखना चाहिए। और वैसे हम तो बढ़िया है बट फिर भी, ठीक है। बेल्जियम में भी आपको पता है फ्रेंच स्पीकिंग लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे डच स्पीकिंग लोगों से, पर यहां पर सरकार ने पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन फॉलो की। उन्होंने बिटवीन 1970 एंड 1993 कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, 4 बार अमेंड किया, जिससे कि सारे कम्युनिटीज के लोग खुशी खुशी रहे। क्या पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की, बड़ा ध्यान से सुनना, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। पहला तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, जो पूरे देश को चलाएगा, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। डच स्पीकिंग लोग अगर 5 मिनिस्टर्स है तो फ्रेंच स्पीकिंग भी 5 ही होने चाहिए। बहुत बढ़िया, है ना। दूसरा उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका भी इलेक्शन हो रहा है और स्टेट की भी सरकार होती है। तो उन्होंने कहा जो स्टेट गवर्नमेंट होगा इट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्ट लाइक इन इंडिया, है ना। चेला नहीं होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी अपनी पावर होगी। स्टेट गवर्नमेंट में भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। बढ़िया हो गई ना बात, भाई इक्वालिटी दे दी आपने दोनों को, तो फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग दोनों की इक्वल मिनिस्टर्स होंगे। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट ये बोला कि एक नई टाइप की सरकार हम बनाएंगे जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार है जो डिसीजंस लेगी अबाउट द कंट्रीज एजुकेशनल, कल्चरल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। कोई भी इकोनॉमिक इशू है तो वो सरकार लेगी, मेन सरकार, बट लैंग्वेज रिलेटेड इशू, कम्युनिटी रिलेटेड इशू, एजुकेशनल इशू, ये इस कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट में किस टाइप की सरकार होगी? यहाँ पर अगर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के 5 मिनिस्टर्स हैं तो इन 5 मिनिस्टर्स को ओनली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल विल इलेक्ट। अगर डच स्पीकिंग लोगों के 5 मिनिस्टर्स है तो दे विल बी इलेक्टेड ओनली बाय डच स्पीकिंग पीपल, और अगर जर्मन स्पीकिंग लोगों के 5 मिनिस्टर्स है देन दे विल बी इलेक्टेड ओनली बाय जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, नो मैटर वेयर दे लिव। नो मैटर आप कहाँ रहते हो बेल्जियम में, आप कम्युनिटी गवर्नमेंट में वोट देने जा सकते हो अपने लैंग्वेज के मिनिस्टर को, ठीक है। यस, क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, बेल्जियम जो है, बेल्जियम में पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन फॉलो की, जिसके वजह से वहां पर सिविल वॉर नहीं हुई, जिसमें सब खुशी खुशी रह रहे हैं। सब लोगों को जब इक्वल एक एक चॉकलेट का भाग मिल गया सब खुश है। बट बेटा अगर चॉकलेट आपने पूरी खा ली और फिर बचा हुआ जो लिप्स पे है थोड़ा सा वो आप दूसरे इंसान को दे रहे हो, वो खुश नहीं होगा, लड़ाई कर लेगा, नोच लेगा आपको। और यही हुआ श्रीलंका में, है ना। अब बेल्जियम में पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन इतनी सक्सेसफुल हुई कि इवेंचुअली वहां पर जब यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन कंट्रीज का एक यूनियन बना, तो हेडक्वार्टर्स बेल्जियम में बनाया गया, ठीक है। सो दैट वाज टुडेज सेशन, जहां पर हमने पढ़ा श्रीलंका में कैसे मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से पावर शेयरिंग नहीं की गई, पावर मेजोरिटी के हाथ में थी, जिसकी वजह से वहां सिविल वॉर हुई। बेल्जियम ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रीब्यूटेड पावर बिटवीन ऑल लैंग्वेज कम्युनिटीज, है ना। पावर को शेयर किया गया जिसकी वजह से एकोमोडेशन किया गया, जिसकी वजह से वहां खुशहाली रही। तो अब इस ये जो कंटिन्यूइंग विद दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हम लोग आज समझने वाले हैं व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्यों हम बोलते हैं पावर शेयरिंग अच्छी बात है। अब आपको पता है क्यों अच्छी बात है, आपने देख लिया बेल्जियम में पावर शेयर की गई, चॉकलेट शेयर की गई, शेयरिंग इज केयरिंग, इसीलिए पावर शेयरिंग इज गुड। ये मत लिखना एग्जाम में, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मारूंगी मैं, ओके। यहाँ पर इसको समझने के लिए आप 2 मेन रीजंस ले सकते हो। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल वर्ड आता है प्रूडेंस से, प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? प्रूडेंट मतलब सोच समझ के जब आप कुछ करते हो उसको प्रूडेंट बोलते हैं, कि यार इसको करके आउटकम क्या आएगा।
है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने झूठ बोला और हम पकड़े गए तो मम्मी पापा की चप्पलें हमें पड़ेंगी। तो आपने सोचा कि झूठ बोलूंगा तो ये होगा, तो इसलिए आपने झूठ नहीं बोला। ये क्या रीजन है झूठ नहीं बोलने का? प्रूडेंशियल रीजन है। यू हैव थॉट ऑफ द आउटकम और उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि आप झूठ नहीं बोलोगे। पर एक होता है मॉरल रीजन, जो मॉरली सही है या गलत है। क्या झूठ बोलना सही है? चाहे आप पकड़े ना जाओ, हो सकता है पकड़े ना जाओ, पर झूठ बोलना गलत बात है, इसीलिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिस इज अ मॉरल रीजन। ठीक है गाइस, मुझे बातें दिख रही है, मैं बाद में पढ़ूंगी। ठीक है, अभी पहले पढ़ा लूँ जिसके लिए मैं आई हूँ, है ना। तो पावर शेयरिंग के दो रीजन है व्हाई इट इज डिजायरेबल, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन क्या है इसको समझते हैं। हमको पावर शेयरिंग इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हमने ये बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा कि क्योंकि वहां पावर को शेयर किया गया, चॉकलेट को शेयर की गई, इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट मतभेद हो सकता था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में वो नहीं हुआ, या हुआ होगा तो बहुत कम हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें पावर शेयरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जब पावर को शेयर किया जाता है तो लोग आपस में कम लड़ते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट कि पॉलिटिकल पावर शेयरिंग एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब लोग आपस में अपना सर नहीं फोड़ेंगे, आपस में खुशी खुशी खाना खाएंगे, मस्ती से रहेंगे, तो ऑब्वियसली राजनीतिक तरीके से एक ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी होगा पॉलिटिकल ऑर्डर का। श्रीलंका में स्टेबिलिटी नहीं थी, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं की गई, वहां पर सिविल वॉर हो गई। पर जब आप पावर शेयर करते हो तो क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर होता है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी जिनकी बहुसंख्या ज्यादा है वो अपना विल इम्पोज करे ऑन दी माइनॉरिटी, तो लड़ाई होगी ना होगी, होगी ही होगी, कभी ना कभी तो जरूर होगी, है ना। हो सकता है आपका बड़ा भाई आपको बहुत पीटता हो, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप कहोगे बस हो गया, अब मैं मम्मी पापा से कंप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत है आपकी, वापस मारने की तो हिम्मत है नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी इट इज फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर शेयरिंग से इंश्योर किया जा रहा है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे अपना विल इम्पोज नहीं करेगी, अपनी जो मर्जी है वो थोपेगी नहीं। ठीक है, tyranny of the majority is not just oppressive to the minority but it brings ruin to the majority as well। श्रीलंका में क्या हुआ? सिन्हाली ने सोचा पूरी चॉकलेट हम खाएंगे, खत्म कहानी। नहीं बेटा, चॉकलेट खाने के चक्कर में आपको मिट्टी खानी पड़ गई सिविल वॉर की, राइट। तो मेजॉरिटी को लगेगा कि हमारा फायदा है, लेकिन कोई भी वॉर, कोई भी पॉलिटिकल स्ट्राइफ किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि यस, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल प्रूडेंशियली मतलब अगर आप उसके आउटकम्स के बारे में सोचो, पावर शेयरिंग करोगे तो सब अच्छा होगा, इसीलिए हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। क्लियर? यस। स्क्रीन थोड़ी हाइड हो रही है, समझ गए? इजी। चलो आगे बढ़ते हैं ना। मॉरल रीजन क्या है? मॉरली क्यों, मतलब चाहे पावर शेयरिंग हमें अच्छे आउटकम्स दे या ना दे, चाहे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करने से हमें कोई फायदा ना मिले, पर हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मॉरली वो सही है ना, सही चीज है। कोई ये नहीं बोलेगा गलत चीज है अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करना। इट इज अ राइट थिंग टू डू। वाई? बिकॉज पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा पावर शेयरिंग है। अब आप कहोगे क्या अजीब सी, बेकार सी, बेहुदी सी बात है, आत्मा डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी कोई इंसान थोड़ी ना है जिसकी आत्मा होगी। तो और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब हम डेमोक्रेसी बोलते हैं हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार है जहां लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार लोगों के लिए डिसीजंस लेते हैं, और 5 साल बाद अगर हमें पसंद नहीं आई सरकार तो हम उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पावर शेयर किया जा रहा है, लोगों के हाथ में पावर है जो वो सरकार को देते हैं, और फिर जब हम इलेक्शंस में सरकार बदलते हैं तो वी आर शेयरिंग पावर, है ना। तो पावर शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेसी। आज अगर सरकार कोई डिसीजन लेता है ना, तो वो हमसे कंसल्ट करता है। आज सरकार ये नहीं कह सकता कि जो भी जिसका भी नाम सुरभि है उसको जेल में डाल दे, है ना। सारे मेरे बच्चे खड़े हो जाएंगे प्रोटेस्ट में, सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी, राइट। गवर्नमेंट पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट हाउ दे आर गवर्न्ड।
इसको पावर शेयरिंग ही तो बोलते हैं। एक जायज सरकार वो होती है जो लोगों ने चुनी है। एक जायज सरकार वो होती है जो लोगों की बात सुनती है, जो लोगों ने चुनी है और जो लोगों की बात सुनती है। तो इन सब चीजों में पावर को शेयर किया जा रहा है, उसके बिना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर वो नहीं होगा तो डिक्टेटरशिप हो गया, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि पावर शेयरिंग मॉरली भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस। चलो, अब यहाँ पर आइडिया क्या है? व्हाट इज द आइडिया? लाइक व्हाई हैव वी डिसाइडेड टू डू पावर शेयरिंग? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, लोगों की बनाई गई सरकार है ना। तो यहाँ पावर शेयरिंग जरूरी है। इंश्योर किया जाना चाहिए कि पावर कभी किसी एक समुदाय की मुट्ठी में ना हो, क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, फिर इट विल नॉट बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन पावर शेयरिंग। क्लियर? आखिरी बात पे आ जाए चैप्टर के, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत ही मजेदार पार्ट है क्योंकि सबसे आसान पार्ट है। अलग अलग तरीके क्या क्या है टू शेयर पावर। 4 अलग अलग तरीके हैं पावर को शेयर करने का। पहला, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटा हुआ, ऐसे याद रखता है, लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल, खड़ा हुआ वर्टिकल, लाइक दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट। ठीक है। तो लेटा हुआ एक ही लेवल पे जब पावर को शेयर की जाती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो पति पत्नी में होता है वो एक ही कद के होते हैं, एक ही लेवल पे होते हैं ना, दे आर शेयरिंग पावर की। ठीक है यार, आज तुम खाना बना रहे हो, मैं जो है बाहर जाके ये काम कर लेता हूँ, राइट। कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता। तो इंडिया में या डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इन तीनों के बीच में पावर शेयर की जाती है। अब इसमें कोई एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल नहीं है, सब एक ही लेवल पे है ना। सेपरेशन ऑफ पावर है, सबके अपने अपने अलग अलग जो है काम है, क्योंकि ये इसीलिए किया गया है जिससे आपस में ये लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन लोगों के बीच में। ठीक है। प्लस देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है? अगर आज लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट में कोई ऐसा लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी उसको सहन नहीं करेगी। जुडिशरी कहेगी देखो जो तुम कर रहे हो वो गलत है, ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, और उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो इस तरीके से वो लोग आपस में एक बैलेंस रखते हैं। मम्मी ज्यादा गुस्सा कर जाए, बच्चे को थप्पड़ वप्पड़ मार दे, तो पापा बोलेंगे बेट बस हो गया, तुमने ज्यादा कर लिया, मुझे प्यार से बात करने दो, लेट्स कीप अ चेक ऑन ईच अदर एंड बैलेंस ईच अदर, है ना। तो बस यही वहां पर यही सिचुएशन है चेक्स और बैलेंसेस में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, आपस में लोग चेक और एक बैलेंस रखते हैं उस पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर है तीनों ऑर्गन्स में। पावर को शेयर किया जा रहा है जिससे कोई भी ऑर्गन मिसयूज ऑफ पावर ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे पावर का। ठीक है, क्लियर? चलो अगला, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन मतलब सीढ़ी की तरह जो डिवीजन होता है उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। यहां पर एक ऊपर होता है, एक लेवल नीचे होता है, एक लेवल नीचे होता है। ठीक है। तो पहला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया में वी ऑल्सो हैव द लोकल गवर्नमेंट या पंचायत लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि सबसे ऊपर है, इट इज अ लिटिल मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन पावर को यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि क्या हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी चाहिए या नहीं, वॉर पे जाना चाहिए या नहीं। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना ये चीज डिसाइड करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के भी अपनी कुछ पावर्स होती है। स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकता है अपने स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर इशू, राइट। तो इस तरीके से पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? समझ आ गया? समझ आ ही गया होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन सोसाइटी। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये आपने बेल्जियम के सिचुएशन में समझ रखा है। अलग अलग समुदाय हैं। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पावर सबसे ज्यादा ब्राह्मण्स के हाथ में हुआ करता था, है ना, अपर कास्ट के हाथ में। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे, अपर कास्ट थे। हाई पोजीशन में सबसे ज्यादा अपर कास्ट हुआ करते थे, हिंदूज हुआ करते थे। ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये गलत बात है,
एक समुदाय के हाथ में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, तो हमने रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली जिससे कि जो पावर अपर कास्ट के हाथ में है वो लोअर कास्ट के साथ शेयर की जाए, है ना। इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द लोअर कास्ट या फिर रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इस तरीके से पॉलिसीज निकलती है एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल कम्युनिटीज। क्लियर? रिया, आई विल आंसर योर डाउट, डोंट वरी। आप एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम भी करते हैं। अच्छी हो अवंतिका, कैसे हो आप? इसमें हम एग्जाम्पल बेल्जियम का भी लेते हैं। तो बेल्जियम में भी क्या हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग लोग थे, जर्मन स्पीकिंग लोग थे। उन्होंने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने डिसाइड किया कि लैंग्वेज, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज में हर समुदाय के साथ पावर शेयर की जाएगी, है ना। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल कम्युनिटीज। क्लियर? हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं है, पूरे देश को सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है। बेटा इतना काफी है, यू ओनली हैव टू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ऑलराइट, चलो अब हम लोग आते हैं पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को एक साइड रखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स को दूसरे साइड। ठीक है, पहले पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, सबको पता है, बीजेपी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, सुरभि पार्टी खड़ी है, खरबूजा पार्टी खड़ी है, सब पार्टीज खड़ी हुई है इलेक्शन लड़ने के लिए, है ना। अब जब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो एक तरीके से ये लोग पावर शेयर ही तो कर रहे हैं बाय वर्किंग इन अ डेमोक्रेसी। मतलब एक डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक ही सरकार होती है, जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, वो किसी और के साथ पावर शेयर नहीं करती, वही पार्टी खड़ी होगी इलेक्शंस में, आपको उन्हीं में से लोगों को चुनना होगा। बट इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती है इलेक्शंस में, दे आर शेयरिंग पावर। वैसे ही इलेक्शंस के बाद जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते, एक पार्टी के पास 10 रुपए की चॉकलेट के लिए सिर्फ 5 रुपए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक और पार्टी के पास जाएंगे जिसमें 5 रुपए है, उसके साथ मिलके जो है ये चॉकलेट खरीदेंगे, गठबंधन सरकार बनाएंगे। तो जब वो गठबंधन सरकार कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं एंड दे आर रूलिंग द कंट्री टुगेदर, दे आर शेयरिंग पावर। यस बेटा, कोalition गवर्नमेंट यही होता है। व्हेन लेट अस से टू फॉर्म अ गवर्नमेंट यू नीड 250 सीट्स, बट आपको मिले हैं 230 सीट्स। अब किसी को नहीं मिले मेजॉरिटी, अब क्या होगा, सरकार तो बनानी है, तो आप किसी और पार्टी के पास जाओगे जिसपे 30 या 40 सीट्स या जो भी सीट्स है, आप कहोगे साथ में मिलके सरकार बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, प्रेशर मतलब जो प्रेशर लगा रहे हैं, और जो ग्रुप्स है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हम सब टीचर्स जो अपना ग्रुप बना ले, है ना, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं हम, आप अपना ग्रुप बना ले और हम सरकार पे प्रेशर डालें कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो हम प्रेशर ग्रुप है। या फार्मर्स अपना प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं कि देखो हमारी जो तनख्वाह है, हमारी जो वेजेस है उसको बढ़ाओ, तो इसको प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जब देश में चलते हैं, सरकार से बोलते हैं देखो ये डिसीजन लो, पेट्रोल के प्राइसेस कम करो, सब्जियों के प्राइसेस कम करो, और सरकार उनकी बात मानती है, तो ये भी तो पावर शेयरिंग ही है। सरकार के हाथ में पावर है डिसीजंस लेने का, और वो लोगों की बात मानती है, प्रेशर ग्रुप्स की बात मानती है और अपना डिसीजन बदल देती है। तो दे आर शेयरिंग पावर विद प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, क्लियर? पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड शेयर बाय, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिटवीन बाय कुछ भी लिख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट इज इट, उतना ही चैप्टर है। तो चैप्टर को आप एक्चुअली आराम से डिवाइड कर सकते हो इनटू 3 मेजर पार्ट्स। पहला, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ अकोमोडेशन वर्सेस मेजॉरिटेरियनिज्म, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। दूसरा, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन। और तीसरा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बस इतना सा नुन्ना सा चैप्टर है ये, है ना, और हो गया। मैम कोलिशन गवर्नमेंट में पावर कैसे हाथ में होगी? बेटा सर, जैसे आप और आप खरबूजे पार्टी के हो, मैं सुरभि पार्टी के हूँ, हम दोनों ने साथ में मिलकर सरकार बना ली। हमने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे सीट ज़्यादा है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, बट आपके पार्टी के 3 लोग हमारे मिनिस्टर्स बनेंगे, साथ में मिलकर हम सरकार चला रहे हैं, ऐसे बनेगी सरकार।
थैंक यू पीयूष। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है? ओ, इट इज अ बटरफ्लाई। आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं, बट बटरफ्लाई पेंट किया था आज किसी ने। बर्थडे पार्टी में गई थी मैं छोटे बच्चे के। ऑलराइट मैम, वेदांतु वाइटियन आकार को फॉलो करूं? हाँ बेटा, इट इज इनफ नहीं, इट इज मोर देन इनफ। कितना पढ़ोगे बस। ठीक है, चलो जल्दी से एक वी क्विज पे आ जाते हो। मैं आपको दिखा भी देती हूँ वी क्विज ज्वाइन कैसे करना है। मैम, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, फिर भी आकार बैच में एनरोल कर लिया हूँ। दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत नहीं होगी। कुछ चैप्टर्स हैं बेटा जो यूपी बोर्ड में होंगे, आप एक बार देख लेना सीबीएसई से कितना मैच करता है, और मुझे बता देना इफ देयर इज एनी चैप्टर दैट्स देयर। ठीक है, नीचे गाइस यहाँ वी क्विज का ऑप्शन है, इसको दबा दो और जल्दी से वी क्विज के लिए आ जाओ। ला, साइन इन नहीं किया। बाकी गाइस यहाँ पर है आपका आकार बैच। जब तक आप वी क्विज ज्वाइन कर रहे हो, आकार बैच के बारे में सुन लो, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट बैच दैट यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ राइट नाउ, है ना। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 90% से ज्यादा लाना चाहते हो, जो फोड़ देना चाहते हो क्लास 10 में, मैं सिर्फ उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, टाइम पास वाले बच्चों के बारे में नहीं बात कर रही। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना कुछ बच्चे आ जाते हैं, पैसे होंगे उन पे आ जाते हैं और फिर वो बेकार की बातें करते हैं। बेटा ये बैच ना सच में सिर्फ एफिशिएंट बच्चों के लिए, जो सच में अपने माँ बाप का नाम जो है रोशन करना चाहते हैं, अपना सर ऊंचा उठा के 11th में जाना चाहते हैं। क्योंकि इस बैच में आपके सारे यूट्यूब टीचर्स आपको क्लास 10 का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं इन दिस एंटायर 1 ईयर। ठीक है, एक साल की बात कर रही हूँ, एक महीने की नहीं, पूरे एक साल हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा, मिड टर्म रिवीजन होगा, प्री बोर्ड रिवीजन होगा, बोर्ड रिवीजन होगा। इतना हम पढ़ेंगे कि आप कहोगे बस हो गया मैम, पढ़ पढ़ के थक गए, किताबें चाट ली हमने, बस अब और कुछ नहीं करना, एग्जाम देना है, आगे बढ़ना है ना। तो इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए आपको ज्वाइन करना है आकार बैच। और क्योंकि रिजल्ट टाइम चल रहा है, तो वेदांतु हैज रिड्यूस्ड द फीस to 1499 for the entire year. Are you understanding this? पूरे साल के लिए है ये फीस 1499 रुपीज का। पर डे बता दो कितना फीस होगा। हर दिन क्लास होगी, 2 क्लासेस होंगी मैक्सिमम पर डे, है ना। 5 से 10 के बीच में होगा आपकी क्लासेस, या तो 5 से 6, 9 से 10, इस तरीके से गैप के साथ, सो दैट अगर आपको कहीं और जाना है, खेलना है, वेलना, वो भी आराम से कर सकते हो। अगर कोई सेशन छूट गया आप उसका रिप्ले भी देख सकते हो। बढ़िया सेशंस होंगे, इसी बड़े बोर्ड पे होंगे, है ना, छोटे से स्क्रीन पे नहीं होंगे, इसी बड़े बोर्ड पे होंगे, बहुत मजा आएगा। तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दी बैच इफ यू हैव नॉट येट ज्वाइन। मेरा कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर के बीच के इमेजेस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस, एंड वी आर गोइंग टू बी एंडिंग द सेशन विद अ होमवर्क क्वेश्चंस एंड वी क्विज। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है? हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हिच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग डू दीज रिप्रेजेंट, हु इज शेयरिंग पावर विद हुम। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा है। अगर आपसे पूछा जाए वो 4 टाइप्स कौन से हैं, पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर दूसरा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कैसे है? बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। तीसरा बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आपका होता है कोalition गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स, जैसे आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, रिजर्वेशन हो गया, है ना। और चौथा हो गया बिटवीन सोशल मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह। ठीक है, तो ये 4 तरीके के पावर शेयरिंग है। अब आपको इसमें बताना है किस तरीके का पावर शेयरिंग हो रहा है। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया जुडिशरी और स्टेट गवर्नमेंट हो गया एग्जीक्यूटिव, टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ 2000 odd चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रंस हाउसेज इन मुंबई। तो यहाँ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को कह रहा है कि 200 बच्चे जो है उनका ख्याल रखो। तो यहाँ पर किस तरीके की पावर शेयरिंग है? इट इज बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, फेडरल नहीं है, इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between the organs of the government, between judiciary and executive, between judiciary and executive। judiciary executive को कह रही है कि तुम काम करो जो तुम्हारा काम है। थैंक यू बच्चा, आंसर दे दो। क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कैनेडा
has agreed to a land claim settlement with the aboriginal community. The minister responsible for native affairs announced that the government will work with aboriginal people in a spirit of mutual respect and cooperation. तो यहाँ सरकार ने एक लोकल कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी को बोला है कि साथ में मिलके काम करेंगे. तो यहाँ पावर किसके साथ शेयर किया जा रहा है बच्चों? पावर को किसके साथ शेयर किया जा रहा है? ये एब्रोजिनल कम्युनिटी क्या है? इट इज अ सोशल ग्रुप, है ना. सरकार खुद भी डिसीजन ले सकती है कि जो लैंड है ये हमारी है, इस पे हम फैक्ट्री बनाएंगे. नहीं, लैंड सरकार क्या कह रही है, ये जो जमीन है ये ट्राइबल कम्युनिटी की है, उनके साथ मिलके हम लोग डिसाइड करेंगे इस लैंड को कैसे यूज करना है. तो सरकार पावर किसके साथ शेयर कर रही है? सोशल ग्रुप के साथ शेयर कर रही है, ट्राइबल कम्युनिटी के साथ पावर शेयर कर रही है. खुद सारी चॉकलेट और लड्डू नहीं खा रही है, ठीक है, बिना शुगर वाला लड्डू भेजा है. वाह. चलो अगला क्वेश्चन. रशिया's two influential political parties agreed to unite their organizations in a strong coalition. गठबंधन सरकार बनाई है दो पॉलिटिकल पार्टीज ने. अब आपको बताना है कि यहां पर किस तरीके का पावर शेयर किया जा रहा है. दो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे. बताती हूं कृष्णा, बताती हूं. It is coalition government, no, between, बेटा not pressure group, between political parties. दो political parties A और B ने कहा ये चॉकलेट है ना हमें पूरी नहीं मिल रही, मेरे पास 5 रुपए, तुम्हारे पास 5 रुपए, चॉकलेट इज फॉर 10 rupees. So we let's come together, let's bring our money together and buy this 10 rupee chocolate. तो power is being shared, chocolate is being shared between two political parties. That is why they are forming a coalition government. Clear? Next question. The finance ministers of various states in Nigeria got together and demanded that the federal government declare its sources of income. They also wanted to know the formula by which the revenue is distributed to various state government. तो यार finance minister of various states है, तो state government क्या कह रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई तुम हमें बताओ कि हमें पैसा कब मिलेगा और तुम कैसे हमें किस कैलकुलेशन से पैसा हमें दे रहे हो. तो यहाँ किस तरीके से पावर शेयर्ड है? द स्टेट गवर्नमेंट इज आस्किंग द फेडरल गवर्नमेंट टू गिव देम मनी एंड टू टेल देम ऑन व्हाट बेसिस इज द मनी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. पावर शेयर हो रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है. हॉरिजॉन्टल नहीं है ना बेटा, वर्टिकल बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? जब अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ठीक है, क्लियर? चलो अब टेक्निकली इस पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, पर आपकी किताब में बीच बीच में क्वेश्चन है, इनको हम बस डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. पहला क्वेश्चन है, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड. व्हेन वी शेयर मनी वी आर डिवाइडिंग मनी. मतलब चॉकलेट जो है जब हम आधी आधी डिवाइड कर रहे हैं तो एक तरीके से आधी चॉकलेट आपको मिल रही है, पूरी तो नहीं मिल रही है. तो यहाँ कह रहा है कि इसका मतलब ये है ना कि आप हार गए. टुडे इफ आई एम अ गर्ल, और मेरे देश में सिर्फ लड़कियां हैं, सिर्फ हिंदू है, और कुछ जो है मुस्लिम्स है, कुछ जो है लड़के हैं. तो अगर मेरे हाथ में पावर है तो सबसे अच्छी बात तो वही है. वाई शुड आई शेयर पावर? बिकॉज शेयरिंग पावर मतलब डिवाइडिंग पावर. डू यू एग्री विथ दिस कि शेयरिंग पावर मीन्स डिवाइडिंग पावर? नो, आप कहोगे शेयरिंग ऑफ पावर विल एंश्योर कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में. इफ यू डू नॉट शेयर पावर, अगर अब मेजॉरिटेरियनिज्म होगा किसी भी देश में तो सिविल वॉर होगी, सिविल स्ट्राइफ होगी. दैट विल नॉट बी गुड फॉर एनीवन. अगर चॉकलेट सिर्फ आप रखोगे, उस चॉकलेट के लिए इतने लोग लड़ाई करेंगे कि आपको भी चॉकलेट नहीं मिलेगी. तो हाफ चॉकलेट इज बेटर देन फुल चॉकलेट, राइट? तो यहाँ पर व्हेन वी आर शेयरिंग पावर वी आर इंश्योरिंग कि मैक्सिमम पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. व्हेन वी आर शेयरिंग पावर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूसेस. ठीक है, धोनी सर से जरूर मिलोगे आप. अगला, What's wrong if the majority community rules? इसको भी आप वैसे ही आंसर करोगे. Majority community rule करेगी तो it leads to a possibility of civil strife between both the communities. ठीक है,
अगला, इफ सिन्हालीज डोंट रूल इन श्रीलंका वेयर एल्स विल दे रूल। क्वेश्चन कह रहा है अब श्रीलंका में मेजोरिटी सिन्हालीज है, तो सिन्हालीज रूल नहीं करेंगे तो कहाँ, वो श्रीलंका में रूल नहीं करेंगे तो मार्स पे रूल करेंगे। तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल लाइक क्वेश्चन है ना। तो आप कहोगे कि नहीं, सिन्हालीज हाँ मेजोरिटी में है, हो सकता है सरकार में भी वो मेजोरिटी में हो, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन ही ना मिले। दे शुड ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। इफ टुडे इन श्रीलंका सिन्हालीज आर मेजोरिटी, सरकार में दे कैन बी मेजोरिटी, बट माइनॉरिटी शुड ऑल्सो बी गिवन रिप्रेजेंटेशन, है ना। इक्वल पावर ना भी मिले, उतना शेयर तो मिले। चलो अब हम पिक्चर्स डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखना, 10th स्टैंडर्ड में पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, यूएस का प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएस का प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश, अबे यूएस का, और ये है रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन, ठीक है। तो दिस इज अ सिनेरियो वेयर इन 2005 यूएस प्रेसिडेंट बुश पुतिन से मिलने गया था, और यहाँ दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी का घोड़ा है, डेमोक्रेसी इज अ हॉर्स, एंड उसके रेन्स बहुत स्ट्रांगली पुल किए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को पसीने आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि बोथ लीडर्स आर होल्डिंग पावर ऑन टू देयर ओन हैंड्स, दे आर नॉट शेयरिंग पावर, है ना, जिसके वजह से घोड़ा, जो डेमोक्रेसी का घोड़ा है, वो बिल्कुल ही तड़प रहा है, ही इज हैविंग स्वेट्स। तो क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो आप कह सकते हो कि व्हेन पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, देन इट डिस्ट्रॉयज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी बाय स्पिरिट इज अबाउट पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होती है जहां लोगों के पास सारा पावर होना चाहिए, बट जब लोगों के पास पावर नहीं होती और कुछ लोगों के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, देन इट डिस्ट्रॉयज डेमोक्रेसी। Clear? Yes? Can you think of some other example to illustrate the point being made here? Yes, ये example आप कोई भी दे सकते हो, पाकिस्तान का example दे सकते हो, can give any example, not important. ठीक है, चलो NCERT questions करते हैं। First question, what are the different forms of power sharing in modern democracy? Is given example of each. तो I've already explained. Horizontal example दे दो, जल्दी से chat box में answer लिख दो। Horizontal distribution of power between different organs of the government, legislature, executive, judiciary. Vertical division of power between the central, state and local government, जो इंडिया में होता है पंचायत लेवल. Between different social groups, जैसे इंडिया में reservation policy है, और बेल्जियम में you have the community government. And between different political parties, pressure groups and social movement. Example आप coalition government का दे सकते हो, ठीक है। इसका PDF आप डाउनलोड कर लेना, आई विल शेयर इट विद यू। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, स्टेट वन प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो जल्दी से गिव मी अ प्रूडेंशियल रीजन व्हाई वी शुड शेयर पावर। प्रूडेंशियल रीजन बता दो। प्रूडेंशियल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। Prudential reason, power sharing ensures that it reduces conflict between different political groups and ensures stability of political order. Political order का stability ensure कर सकता है। Example दोगे? Can you give me an example of power sharing in India that has reduced conflict between different social groups? एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें आपने सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर किया है, जिसकी वजह से लोअर कास्ट और अपर कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ठीक है। यू कैन गिव दैट एग्जाम्पल, वेरी गुड। यू कैन गिव हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिससे मिसयूज ऑफ पावर नहीं होता बाय एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। चॉकलेट वॉर्स मत देना। मॉरल रीजन बता दो, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 1% 1 वोट 1 वैल्यू होता है। इट इज एंश्योर दैट पीपल हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, ठीक है। पता नहीं क्या लिखा है, ओके। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट कह रहा है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन। डू यू थिंक दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट?
कि पावर शेयरिंग सिर्फ उन देशों में या रीजन्स में होना चाहिए जहां पर डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, फॉल्स है ना। पावर शेयरिंग कहीं भी किसी भी कम्युनिटी में होना चाहिए टू एंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिफरेंसेस, ये भी फॉल्स है, राइट। हाँ, मॉरल रीजन फॉर रिजर्वेशन भी हो सकता है बेटा, प्रूडेंशियल भी है और मॉरल भी है, दोनों है, दोनों का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि बेल्जियम बहुत छोटा कंट्री है, हरियाणा से भी छोटा। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, ठीक है। A mayor of Merstham, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town schools. He said the ban would help all non-Dutch speakers to integrate in the Flemish town. तो ये क्या कह रहा है कि हम लोग जो है फ्लेमिश टाउन में रहते हैं और फ्लेमिश टाउन में क्या है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, लेट्स से 59% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डच स्पीकिंग है, वो डच स्पीकर्स है, ठीक है, बाकी फ्रेंच स्पीकर्स है। तो फ्रेंच लैंग्वेज पे बैन लगा दिया गया है। डू यू थिंक कि ये बेल्जियम मॉडल को फेवर करता है? डू यू थिंक दिस इज एन एग्रीमेंट विद द बेल्जियम मॉडल? नहीं। क्यों? आप कहोगे बेल्जियम हैज अडॉप्टेड अ मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, it has ensured that both languages are treated equally because of community government, दोनों languages को respect दी जाए, regional diversity को respect दी जाए। यहाँ पर by only allowing Dutch speakers, it is creating conflict with other language communities, conflict हो रहा है बाकी communities के साथ। आप खुद सोचो, अगर आज हिंदी को जो 51% of our population बोलती है उसको जो है आप national language बता दो, बाकी languages को ban कर दो, तो एक तरीके से resentment और anger होगा ना बाकी लैंग्वेज ग्रुप्स में, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट इज अगेंस्ट द बेल्जियम्स मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर एकोमोडेशन होता है, जहां रीजनल डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों, कुछ आखिरी दिन बचे हैं आकार बैच को ज्वाइन करने के लिए इस फीस पे। फिर फीस जैसे जेई वालों की बढ़ गई है, 4000 रुपए हो गई है, इसकी भी बढ़ जाएगी। तो ये जो आपको कुछ दिनों का एक स्कॉलरशिप मिल रहा है, इसको यूज जरूर कीजिए। वी आर ओपनिंग अ फुल ईयर बैच कॉल्ड द आकार बैच, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th of June एंड वी विल टीच द एंटायर ईयर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, है ना। मैं तो पढ़ाऊंगी लाइन बाय लाइन, पर पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। एंड इस बार पक्का असाइनमेंट्स है, ठीक है। आई हैव एक्चुअली मेड श्योर ऑफ इट, क्योंकि मुझे पता है द्रोणा बैच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इस बार वी एक्चुअली हैव प्रॉपर असाइनमेंट्स फॉर चैप्टर्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बैच। वी आर गोइंग टू बी फिनिशिंग 80% ऑफ द सिलेबस बाय सितंबर अक्टूबर हम लोग आपका मिड टर्म रिविजन करेंगे, फिर अक्टूबर नवंबर में बचा हुआ दिसंबर तक आपका बचा हुआ सिलेबस खत्म कर देंगे, एंड देन वील डू योर प्री बोर्ड रिविजन, फिर आपका बोर्ड एग्जाम रिविजन। तो ये पूरा जो रिविजन का पूरा सेशन होगा, ये भी आकार बैच में ही इन्वॉल्व है। आपकी क्लासेस 5 से 10 बजे के बीच में ही होंगी, नॉट मोर देन 2 क्लासेस अ डे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो और अगर आपकी और भी हॉबीज है, आराम से कर सकते हो। हर सेशन का आपको रिप्ले भी मिलेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑलवेज नीड टू बी देयर इन द सेशन, बाद में भी आप सेशन देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स भी दूंगी, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इस फीस पे इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, डायरेक्टली वी विल बी टीचिंग यू, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द आकार बैच। बस एक मेरी शर्त है बच्चों, ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जिन पे बहुत पैसा है, पैसा निकालना है, माँ बाप का पैसा वेस्ट करना है, तो इस बैच में मत आओ। दिस बैच इज ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में फोड़ना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं। अगर वो आपका एम है, अगर आप वो मेरे साथ चलना चाहते हो तो बैच ज्वाइन करो, नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट आई ओनली वॉन्ट वेरी सीरियस स्टूडेंट्स जो दिल से अच्छा मैं चाहती हूँ ये पूरा जो बैच बने, इसमें हर बच्चे के 90 अबव आए, जिससे मैं अगले साल बोल सकूं कि एवरी सिंगल स्टूडेंट जो मेरे साथ आकार में पढ़ा था उसके 90+ आए हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप तभी इस बैच को ज्वाइन करो। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फन बट सीरियस बैच ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, मेरा पहले से वहाँ कूपन कोड लगा हुआ है, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, आप ज्वाइन कर लो इफ यू वांट टू ज्वाइन इट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजन हमें शेयर, अब आप पढ़ो मेरे साथ और बताओ।
We need to give more power to the panchayat to realize the dream of Mahatma Gandhi and hopes of the makers of our constitution. तो ये पहला लाइन कह रहा है कि हमें पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देनी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी का ये सपना था. पंचायती राज establishes true democracy. It restores power to the only place where power belongs, in the hands of the people. पंचायत को अगर हम पावर देते हैं तो हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, लोगों के हाथ में पावर देते हैं. गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू reduce corruption and increase administrative efficiency. Giving power to panchayat is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. Can we say this is a prudential reason? कि पावर दिया, अगर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर सकती है, ये सब तो मॉरल रीजन हो गए कि हाँ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, पावर शेयरिंग अच्छी है, बट पावर शेयरिंग करप्शन कम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाती है. इसको हम प्रूडेंशियल रीजन बोल सकते हैं क्योंकि दिस वी कैन से कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बोला जा रहा है. ये मॉरल नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, ये आउटकम बेस्ड है. देखो करप्शन कम होगा अगर हम लोग पंचायत को पावर देंगे. यू कैन सी एन आउटकम, दैट इज व्हाई इट इज अ प्रूडेंशियल रीजन. क्लियर? ग्रेट हर्षिता. चलो अगला, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है? पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सही बात है. इट डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्ररीनेस. आर्बिट्ररीनेस क्या होता है? आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी, इलॉजिकल. तो जब पावर शेयर किया जाता है तो इट एंश्योर कि इलॉजिकल चीजें नहीं होती. ये भी सही है. नॉर्मली पावर इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन तो इलॉजिकल चीजें होती है. आई कैन से एनीथिंग, आई कैन से दैट ऑल स्टूडेंट्स विद द नेम ऑफ एस शुड बी पुट इन जेल. इलॉजिकल, आर्बिट्ररी, राइट? बट व्हेन पावर को शेयर की जाती है, लॉट्स ऑफ पीपल आर टेकिंग डिसीजंस, देन आर्बिट्ररीनेस विल नॉट हैपन. ठीक है? इट डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस. ये भी सही है कि नहीं फेवर में नहीं है. हाँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले करता है बट इट इज नॉट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. इसलिए एक लड़का है, बाल अच्छे हैं, नौकरी अच्छी है, पर नाक बहती है तो नाक बहती है, हो सकता है सच है, बट इट इज नॉट इन फेवर ऑफ द लड़का. ठीक है? accommodates diversities. ये भी सही है. This is also a true statement. Increases instability and divisiveness. ये तो गलत है, मतलब this is not in favor of power sharing. Promotes people's participation in government. ये सही है. Undermines the unity of the country. This is not in favor of power sharing. So answer is A, B, D, F. Option A है ना, A, B, D, F. Clear? चलो अगला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका. और आई थिंक हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है. In Belgium, Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on minority French-speaking community. तो this is a wrong statement. Domination नहीं हुआ, वहाँ accommodation हुआ. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhalese-speaking majority. ये सही लग रहा है. Sinhalese का majority हुआ था. So this seems like the correct statement. The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language and equality of opportunity in education and jobs. This also feels correct है ना, कि तमिल्स ने बोला कि हाँ फेडरल स्ट्रक्चर दो जिससे हम भी अपने उसको प्रोटेक्ट कर पाए, रिलीजन को और whatever को. So this is also correct. The transformation of Belgium from unitary to a federal one prevented a possible division of country on linguistic lines. This is also correct. कि क्योंकि बेल्जियम ने शेयर की पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उससे इंश्योर किया गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे द कंट्री इज नॉट डिवाइडेड. तो आंसर बी, सी, डी, ऑल थ्री आर ट्रू. ठीक है? अच्छा, बी, सी, डी. ऑलराइट. Match the following. Match the following. Let's see. Power shared among different organs of the government. Different organs of the government हुआ horizontal distribution of power या फिर separation of power. Power separate किया गया है. उनके अलग अलग powers हैं सबकी. Power shared among different levels of government. तो इसको federal division of power कहेंगे. So 1 is B, 2 is D. Power shared between social group, that is an example of community government. 3 is A. Power shared by 2 or more political parties, इसको क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार, coalition government. 4 is C.
तो BDAC, BDAC ऑप्शन सी। क्लियर? यस। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, ट्रू। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स, ये भी ट्रू है। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सो वी हैव मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, कमेंट में बताना। इन श्रीलंका विच सीरीज ऑफ मेजर्स वर अडॉप्टेड टू एस्टैब्लिश द मेजॉरिटी ऑफ द सिन्हालीज पॉपुलेशन, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। ठीक है, ये है आपके 3 होमवर्क क्वेश्चंस। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वो नालायक को भी जो सेशन को लाइव नहीं देखते, लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन।